नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। एनआईए की ओर से आयोजित 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन की आज से दिल्ली में शुरुआत होने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन आज से शुरू होकर शुक्रवार तक चलेगा। गौरतलब है कि ये वार्षिक सम्मेलन राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मुद्दों, आतंकवाद का मुकाबला कर रहे सुरक्षा बलों, तकनीकी, कानूनी, फॉरेंसिक विशेषज्ञों और एजेंसियों के बीच आतंकवाद से उत्पन्न खतरों पर विचार विमर्श के लिए एक समन्वय बिंदु के रूप में उभरा है। ये सम्मेलन आतंकवाद के खिलाफ जांच में अभियोजन और बदल रहे कानूनी ढांचे, अनुभवों और बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करने, उभरती प्रौद्योगिकियों से संबंधित चुनौतियों और अवसरों, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सहयोग जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों पर रहेगा। सम्मेलन से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आतंक मुक्त भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय गृह मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि ये सम्मेलन भारत के सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए एजेंसियों के बीच समन्वय को और बढ़ाएगा। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जगदंबिका पाल आज कर्नाटक दौरे पर रहेंगे। जगदंबिका पाल बीजापुर और हुबली में वक्फ के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले किसानों से मुलाकात करेंगे। दरअसल जगदंबिका पाल का ये दौरा भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या की अपील के बाद हो रहा है, जिन्होंने किसानों की शिकायतें सुनने की बात कही थी। जगदंबिका पाल के इस दौरे से पहले घमासान मच गया है। विपक्ष के कई सांसद उनके अकेले जाने से नाराज हैं। कई सांसदों ने शिकायत की है कि उन्हें बिना बताए ऐसे एक तरफा फैसले लिए जा रहे हैं। विपक्ष के कुछ सांसदों ने इस मामले को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को शिकायत भी सौंपी है। बता दें कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर जेपीसी की रिपोर्ट को इस बार संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाना है, जिसे लेकर जेपीसी की लगातार बैठकें हो रही है। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा का आज पटना में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर पटना में उनके राजेंद्र नगर स्थित घर पर रखा गया है। भाजपा अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री जेपी नड्डा समेत कई गणमान्य आज शारदा सिन्हा के अंतिम दर्शन करेंगे। इससे पहले कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके निवास पर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शारदा सिन्हा की आवाज ने बिहार की सांस्कृतिक परंपराओं को न केवल देश भर में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमान सिन्हा ने अपनी मां के निधन को निजी क्षति के साथ साथ कला और संस्कृति के लिए भी बड़ी क्षति बताया। अंशुमान सिन्हा ने कहा कि उनकी मां के गीतों को लोग छठ का पर्याय मानते थे और छठ के दौरान ही उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शारदा सिन्हा के निधन पर शोक जताया है और उनके निधन को संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया। बता दें कि दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में इलाज के दौरान मंगलवार की रात 72 वर्षीय शारदा सिन्हा का निधन हो गया था। लोक आस्था के महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है। इस दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। आज पूरे दिन व्रती निर्जला व्रत रखते हैं। छठ के दौरान पानी में खड़े होकर सूर्य देव को जल अर्पित करने का खासा महत्व है। इस दौरान बांस के सूप में प्रसाद, फल आदि रखकर अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य को अर्घ्य देने से माना जाता है कि मानसिक शांति, प्रगति और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये व्रत महिलाएं संतान के सुखी जीवन की कामना और परिवार की सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज बिहार के दौरे पर रहेंगे। वो यहां छठ पर्व में शामिल होंगे।
दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रदूषण को देखते हुए यमुना नदी के तट पर पूजा की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट में दायर याचिका में यमुना नदी में छठ पूजा की इजाजत मांगी गई थी। दिल्ली सरकार ने यमुना तट पर छठ पूजा पर बैन लगाया हुआ है। इसके खिलाफ पूर्वांचल नवनिर्माण संस्थान नाम के संगठन ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि छठ पूजा स्वच्छता का उत्सव है। इस बार हमें सिर्फ घाट की सफाई की इजाजत दीजिए ताकि अगले साल हम वहां छठ पूजा कर सकें। हाईकोर्ट ने कहा, आप यमुना तट की सफाई के लिए अलग से अर्जी दाखिल कीजिए, हम आपको सुनेंगे, लेकिन इस याचिका पर हम ऐसा कोई आदेश नहीं दे सकते। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हम ऐन वक्त पर कोई आदेश नहीं दे सकते हैं, रातों रात यमुना साफ नहीं हो सकती। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यमुना का पानी इतना गंदा है कि अगर लोग उसमें घुसकर पूजा करेंगे तो खुद बीमार पड़ जाएंगे, हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते। पश्चिम बंगाल के सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के नेता और ममता बनर्जी सरकार के वरिष्ठ मंत्री फरहाद हाकिम पर संदेश खाली में पीड़िताओं की आवाज बनी भाजपा नेता रेखा पात्रा पर अनुचित टिप्पणी करने का आरोप लगा है। बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए आरोप लगाया कि मंत्री हाकिम ने रेखा पात्रा के लिए अभद्र शब्द का उपयोग किया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि इस टिप्पणी के लिए मंत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग को टैग करते हुए इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि वर्तमान समय में कुछ ताकतें भारत को कमजोर करने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन सत्य की विजय निश्चित है। चित्रकूट में आयोजित पंडित राम किंकर जन्म शताब्दी समारोह में संघ प्रमुख ने ये बात कही। कांग्रेस महासचिव और वायनाड उपचुनाव की उम्मीदवार प्रियंका गांधी आज वायनाड संसदीय क्षेत्र में 3 सार्वजनिक बैठकों को संबोधित करेंगी। बता दें कि प्रियंका गांधी सुबह 10:45 पर एरानाड विधानसभा क्षेत्र के अंकपदम और फिर दोपहर में नीलांपुर विधानसभा क्षेत्र के पोधुकल्लू में बैठक को संबोधित करेंगी। इसके बाद शाम को 3:15 पर चंदकुन्नू में तीसरी बैठक के लिए पार्टी प्रमुख खड़गे के साथ शामिल होंगी। प्रियंका गांधी रविवार से लगातार वायनाड में चुनाव प्रचार कर रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गोवा के दौरे पर हैं, जहां वे डेट सी कार्यक्रम में भाग लेंगी। इस कार्यक्रम में भारतीय नौसेना के लड़ाकू विमानों की परिचालन क्षमताओं के साथ ही INS विक्रांत से उड़ान संचालन का प्रदर्शन भी किया जाएगा। निर्धारित गतिविधियों में जहाजों का संचालन, युद्धक कार्रवाई, पनडुब्बी अभ्यास, हवाई शक्ति प्रदर्शन, डेक आधारित लड़ाकू विमानों व हेलीकॉप्टरों की उड़ान भरना और नौसेना के विमानों द्वारा फ्लाई पास्ट शामिल है। राष्ट्रपति बाद में भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत के चालक दल के साथ हेलीकॉप्टर से समुद्र की यात्रा पर जाएंगी। राष्ट्रपति नाविकों और नौसेना अधिकारियों के साथ बातचीत भी करेंगी और युद्धाभ्यास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगी। नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी INS हंसा पर राष्ट्रपति की अगवानी करेंगे और 150 नौसैनिक औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर देंगे। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 15, 16 और 17 नवंबर को 12वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में भारत की अष्टलक्ष्मी कहे जाने वाले उत्तर पूर्व के राज्यों के व्यंजन, पोशाक, कला, संगीत आदि को पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि इस दौरान दिसंबर में नागालैंड में होने वाले 25वें हार्नबिल फेस्टिवल पर भी फोकस किया जाएगा। छठ पूजा वापसी की भीड़ को प्रबंधित करने के लिए भारतीय रेलवे ने 8 से 11 नवंबर तक प्रतिदिन 160 से अधिक विशेष ट्रेनें निर्धारित की हैं। बता दें कि 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2024 तक त्योहारी अवधि के दौरान बढ़ी हुई यात्रा मांग को पूरा करने के लिए भारतीय रेलवे ने कुल 7,724 विशेष ट्रेनों की घोषणा की, जो पिछले साल की 4,429 विशेष ट्रेन सेवाओं की तुलना में 73% ज्यादा है।
ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सिडनी में सीईओ और बिजनेस लीडर्स से मुलाकात की। अपनी मुलाकात को एक अच्छी शुरुआत बताते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर लिखा, इस मुलाकात में भारत में डिजिटल बुनियादी ढांचे, विनिर्माण और कौशल में चल रहे परिवर्तनों पर जोर दिया गया। दिल्ली एनसीआर की हवा में आज भी प्रदूषण का स्तर बेहद खराब बना हुआ है। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 400 के भी पार दर्ज किया गया। रोजाना की तरह आज भी सुबह से कई इलाकों में धुंध की चादर छाई दिखी। जहांगीरपुरी में AQI 431 दर्ज किया गया है। वायु गुणवत्ता का यह स्तर बेहद खराब श्रेणी में आता है। वजीरपुर में AQI 428 और आनंद विहार में AQI 425 दर्ज किया गया है। मुंडका में AQI 419, अशोक विहार में AQI 417 दर्ज किया गया है। बवाना के इलाके में AQI 409 दर्ज किया गया है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत at 7 खबर राज्यों की DD न्यूज पर। साइबर वर्ल्ड में कितने सुरक्षित हैं आप? ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग, वायरस अटैक से कैसे बच सकते हैं आप? टेक्नोलॉजी के साथ सेफ रहने का भी है चैलेंज। आपको सावधान करने के लिए ला रहे हैं कार्यक्रम साइबर अलर्ट, हर शनिवार रात 9 बजे। और ब्रेक के बाद एक्सेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानते हैं फटाफट अंदाज में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में एनवीडिया दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। मार्केट वैल्यू के बेस पर ग्राफिक्स चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया ने एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है। इस समय एनवीडिया की मार्केट वैल्यू $3.43 ट्रिलियन है, जो एप्पल के $3.38 ट्रिलियन से ज्यादा है। फोनपे ने अपने प्लेटफॉर्म पर भारत कनेक्ट के तहत एक नई बचत श्रेणी के रूप में NPS में योगदान शुरू करने का ऐलान किया है। इस लॉन्च के साथ फोनपे यूजर्स को फोनपे के माध्यम से अपने NPS अकाउंट में आसान और सुरक्षित तरीके से योगदान करने की सुविधा मिलेगी। इससे पहले यूजर्स केवल PFRDA, NSDL, CAC के फिनटेक और बैंकों की वेबसाइट के माध्यम से अपने NPS अकाउंट्स में योगदान कर सकते थे। BSNL ने हाल ही में अपनी D2D टेक्नोलॉजी की घोषणा की है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए बिना सिम कार्ड के कॉलिंग की जा सकेगी। BSNL की इस सुविधा से इमरजेंसी में मदद ली जा सकेगी और फंसे लोगों को निकालने में मदद होगी।
केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक ने उत्तराखंड के विकास के लिए हाथ मिलाया। $200 मिलियन के कर्ज से राज्य में जलापूर्ति, स्वच्छता और परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा। इसके अलावा ये कुशल और जलवायु प्रतिरोधी जलापूर्ति प्रणालियों को विकसित करके 4 शहरों चंपावत, किच्छा, कोटद्वार और विकास नगर में जल आपूर्ति वितरण में सुधार करेगी। दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने इस साल अक्टूबर में कुल 5,97,711 यूनिट बेची, जो कि सालाना आधार पर 21% की वृद्धि दिखाती है। देश में सेवा क्षेत्र की गतिविधियां सितंबर के 10 महीने के निचले स्तर से उबरकर अक्टूबर में 58.5 पर पहुंच गई है। अक्टूबर में 26 महीनों में सबसे तेज रोजगार वृद्धि देखी गई। लगभग 13% कंपनियों ने नई नौकरियों की सृजन की बात कही है, जबकि सितंबर में यह आंकड़ा 9% था। अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज ने वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के दौरान शुद्ध लाभ में 63% की वृद्धि दर्ज की और ये बढ़कर 369 करोड़ रुपए हो गया है। इस साल त्योहारी सीजन के दौरान ऑनलाइन बिक्री में शानदार तेजी देखने को मिली है। इस साल त्योहारी सीजन के दौरान ऑनलाइन बिक्री में 49% की वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए धान काटने वाले चैन हार्वेस्टर की लागत के 55% तक सब्सिडी देने का ऐलान किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में अपनी जीत का ऐलान किया है। उन्होंने जीत को अमेरिका का स्वर्ण युग बताया। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने वाले रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक जेडी वेंस को बुधवार को अमेरिका का अगला उपराष्ट्रपति चुना गया। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने वॉशिंगटन डीसी के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अपने समर्थकों को संबोधित किया। कमला हैरिस ने अपनी हार को किया स्वीकार, साथ ही उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध और मजबूत होंगे। हिजबुल्लाह ने बुधवार को उत्तरी और मध्य इजराइल में लगभग 120 रॉकेट दागे, जिसमें कई लोग घायल हो गए। लेबनान के विभिन्न इलाकों में मंगलवार को इजराइल की ओर से किए गए हवाई हमलों में 38 लोगों की मौत हो गई। जर्मनी के वाम चांसलर ओलाफ शोल्स ने बुधवार को सत्तारूढ़ गठबंधन पार्टी को झटका देते हुए वित्त मंत्री क्रिश्चियन लिंडर को बर्खास्त करने की घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने बुधवार को पाकिस्तान के थल सेना, वायुसेना और नौसेना प्रमुखों के कार्यकाल को दिए गए विस्तार को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। पूर्वी इंडोनेशिया में माउंट लेवोटोबी लाकी में ज्वालामुखी लेवोटोबी के फटने से 10 लोगों की मौत हो गई है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के डिर्रान बंदी में बुशफायर के खतरे के बाद शहर को खाली कराया गया है। अधिकारियों ने स्थानीय निवासियों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा है। उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स के आयोजन की तारीख पर भारतीय ओलंपिक संघ ने अपनी अंतिम मुहर लगा दी है। आईओए की ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक पत्र के माध्यम से सूचना दी गई है। आईओए ने आयोजन को सफल बनाने के लिए 5 विभिन्न समितियों का गठन भी किया है। अगले साल 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 38वें नेशनल गेम्स आयोजित किए जाएंगे। जम्मू के एमए स्टेडियम में आज से 68वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आगाज हो रहा है। पहले दिन जूडो अंडर 17 बॉयज वर्ग में मुकाबले खेले जाएंगे।
अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच 3 मैच की एक दिवसीय सीरीज का पहला मुकाबला अफगानिस्तान ने 92 रन से अपने नाम कर लिया। ये मुकाबला शारजाह में आयोजित हुआ। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। बढ़िया है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक्सेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लोकेश राहुल और ध्रुव जुरेल को ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ होने वाले मैच के लिए भारतीय दल में शामिल किया गया है। वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज को वेस्टइंडीज ने 2-1 से अपने नाम कर लिया है। टीम ने तीसरे वनडे मुकाबले में इंग्लैंड को 8 विकेट से हराया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 मैच की T20 सीरीज का पहला मुकाबला शुक्रवार को सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम रचना चाहेगी इतिहास। पूर्व भारतीय क्रिकेटर संदीप पाटिल के मुताबिक टीम इंडिया को न्यूजीलैंड से मिले हार के दर्द को भुलाकर ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध होने वाली सीरीज के लिए तैयारी करनी होगी। कांगड़ा जिले के बीड़बिलिंग में आयोजित किए जा रहे पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप के 5वें दिन प्रतिभागियों को 48 किलोमीटर का कठिन लक्ष्य दिया गया है। कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एकमात्र भारतीय चुनौती किरण जॉर्ज आज अंतिम 16 में ताइवान के चियू जेन से भिड़ेगी। चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में बुधवार देर रात मुकाबले में एटलेटिको मैड्रिड ने PSG की टीम को 2-1 से हरा दिया। एटलेटिको के लिए यह जीत उनके अभियान को तेजी देने वाले रही। दरअसल इससे पहले पिछले 2 मुकाबलों में एटलेटिको की टीम को जीत नसीब नहीं हो पाई थी। चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में बुधवार देर रात हुए मुकाबले में बायर्न म्यूनिख ने बेनफिका की टीम को 1-0 से हरा दिया। इंटर मिलान ने चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में आर्सेनल पर ग्रुप स्टेज मुकाबले में 1-0 से जीत हासिल की। चीन के झेंग इनवेन ने WTA फाइनल्स के अंतिम 4 में जगह बना ली है। झेंग ने जैस्मिन पाओलिनी को हराकर अंतिम 4 में प्रवेश किया। अजय देवगन की फिल्म आजाद का टीजर रिलीज कर दिया गया है। आजाद को जनवरी 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। कियारा आडवाणी निर्देशक फरहान अख्तर की फिल्म डॉन 3 में रणवीर सिंह के साथ नजर आएंगी। थंडेल नागा चैतन्य की नई फिल्म है जो 7 फरवरी 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। अभिषेक बच्चन स्टारर फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक का ट्रेलर रिलीज हो गया है। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 अगले महीने सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद देवरा पार्ट 1 OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 8 नवंबर को स्ट्रीम होगी। अभिनेता वरुण धवन जल्द ही अपना पहला OTT डेब्यू करने जा रहे हैं।
वेब सीरीज सिटाडेल हनी बनी आज प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। अजय देवगन की फिल्म नाम 22 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। सिंघम अगेन बॉक्स ऑफिस पर दहाड़ रही है। सैकनिल्ट की रिपोर्ट के अनुसार सिंघम अगेन ने बुधवार को 10 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है। और खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अब डीडी न्यूज की खबरें और अपडेट्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध है और आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं और लगातार खबरों से अपडेट रह सकते हैं। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।